एज इन अनदर वीडियो ऑफ 15 डेज 30 टॉपिक सीरीज। देखिए अभी हम केमिस्ट्री का रिवीजन कर रहे हैं और रिवीजन के लिए हमने आज फिर से एक प्रीवियस ईयर का सीबीएसई बोर्ड का पेपर लिया है, क्योंकि किसी भी पेपर के सॉल्यूशन को जब हम देखते हैं तो पूरा सिलेबस हमारा रिवाइज हो जाता है और उन क्वेश्चन के साथ आपको ये जज करने का मौका मिलता है कि आपके कौन से कॉन्सेप्ट वीक हैं, किन चैप्टर को आपको दोबारा अच्छे से रिवाइज करने की ज़रूरत है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पर अपने चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ SN4 पॉजिटिव टू SN इज +0.15 और जो क्रोमियम का इलेक्ट्रोड है उसके लिए है माइनस। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में और पूछा क्या गया कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होने का सीधा सा मतलब है कि जो ई सेल की वैल्यू है वो डेफिनेटली पॉजिटिव आएगी। तो देखिए दो ऑप्शन आपके यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि नेगेटिव वैल्यू दी गई है। अब आपके पास ऑप्शन बच गए दो। अब आपको पता है कि ई सेल नोट इज इक्वल टू होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड, यानी कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल। दो आपको इलेक्ट्रोड दिए गए हैं, एक दिया गया है SN4 पॉजिटिव टू SN। देखिए यहाँ पर भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है, इसका मतलब एक आपको दिया गया है क्रोमियम 3 पॉजिटिव टू क्रोमियम, इसका मतलब ये भी रिडक्शन पोटेंशियल आपको दिया गया है। तो सबसे पहले आप ये देखें कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको दिए गए हैं वो क्या इन द फॉर्म ऑफ रिडक्शन दिए गए हैं। अगर आपको रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में नहीं दिए गए हैं तो आप उनको रिडक्शन पोटेंशियल के अंदर कन्वर्ट करिए। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल की न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल होती है बट साइन अपोजिट होते हैं। देन यहाँ आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है +15 वोल्ट 0.15 वोल्ट और इसका दिया गया है -0.73 वोल्ट। अब देखिए बात आती है कि कैथोड कौन बनेगा। भाई रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है आपको और रिडक्शन कैथोड पर ही होता है, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है वो बनेगा आपका कैथोड। इसका मतलब ये बन गया कैथोड, तो आपने वैल्यू को प्लेस कर दिया 0.15 माइनस एनोड बन गया क्रोमियम का -0.73। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और आपकी वैल्यू आएगी ये 0.88 वोल्ट। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है आपको, द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स अमंग ऑफ फॉलोइंग। क्या क्या कॉम्प्लेक्सेस दिए गए हैं। एक प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स है अमीन और क्लोराइड के साथ, सेकंड सिल्वर का कॉम्प्लेक्स है, अगेन प्लेटिनम का है और अगेन देखिए जब भी हम किसी भी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो स्टेबिलिटी डिपेंड करती है CFSE की वैल्यू पर और ये वैल्यू डिपेंड करती है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के ऊपर। सेकंड, अगर इन वैल्यूज़ की हम बात करते हैं तो ये डिपेंड करती है कि आपका मेटल के ऊपर चार्ज कितना है, जेड इफेक्टिव कितना है और मेटल जो सेंट्रल मेटल आयन है उसके ऊपर चार्ज कितना है। यानी तीनों बातें किसके लिए, सेंट्रल मेटल आयन के लिए या फिर एटम के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर लिगेंड कैसा है, लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है या फिर लिगेंड आपका वीक फील्ड लिगेंड है। देन हम बात करते हैं चिलेशन की कि वहाँ पर कोई लिगेंड ऐसा है क्या जो चिलेट रिंग बना रहा हो। तो इन केसेस के अंदर जनरली जो क्वेश्चन आपके बनते हैं वहाँ पर एक चीज़ को वेरी किया जाता है, जबकि यहाँ पर आप देखेंगे मेटल भी वेरी कर रहा है और आपके लिगेंड भी वेरी कर रहे हैं। तो यहाँ दो ऑप्शन आप इजीली सेलेक्ट कर पा सकते हैं, एक तो आपका सी ऑप्शन और एक डी ऑप्शन, जहाँ इन सब चीज़ों का मीनिंग निकलता है। अब अगर बात करें कार्बन जो डोनर लिगेंड्स होते हैं, तो कार्बन डोनर लिगेंड अगर प्रेजेंट है तो उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ आपका ऑप्शन जो बनेगा वो होगा डी ऑप्शन। किसी वीडियो के अंदर हम इन सब फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स की उनकी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके पास एक निकल का कॉम्प्लेक्स दिया गया और ये कहा गया है कि ये डायमैग्नेटिक है, तो आपको इसकी ज्योमेट्री बनानी है। तो देखिए निकल जो है यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D8, क्योंकि S के दोनों इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए। अब अगर हम बात करते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स किस तरह का हो सकता है, तो देखिए 8 इलेक्ट्रॉन को अगर मैं फिल करूँ 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आपका 3D हो गया, ये आपका 4S हो गया एंड देन आपका 4P हो गया। अब देखिए नॉर्मल जो आपका निकल है उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 6 7 8 सॉरी, लेकिन जब ये कॉम्प्लेक्स करता है तो साइनाइड जो यहाँ पर है एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, जिसके पास टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, पेयरिंग करवा देता है। अगर ये इलेक्ट्रॉनों को पेयरिंग करवा देता है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर हो जाएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर हो जाता है तो देखिए इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेंगे और आपको क्वेश्चन में भी कहा गया है कि कैसा है, डायमैग्नेटिक है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है इसका, और जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो नॉर्मली या तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है या फिर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो यहाँ आपका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो DsP2 होगा
और DsP2 अगर हाइब्रिडाइजेशन है तो उस मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है वो कैसी होती है, स्क्वायर प्लेनर होती है। तो यहाँ आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, स्क्वायर प्लेनर। नेक्स्ट आपको कुछ आयंस दिए गए हैं और ये पूछा गया है कि उनमें से हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट किसका है। तो अब मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला आपको पता है, म्यू इज इक्वल टू होता है √n+2 BM, बोहर मैग्नेट्यून। n आपके होते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब हर एक आयन के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप अगर बनाएंगे, देखिए फर्स्ट जो आपका Fe2 पॉजिटिव है, Fe2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d6। कोबाल्ट की अगर हम बात करें तो आयरन, आयरन के बाद आता है कोबाल्ट, तो ये हो गया 3d7। क्रोमियम 3 पॉजिटिव की अगर हम बात करें तो क्रोमियम होता है 3d5 4s1, 3 इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ से निकाल दिए, तो ये हो गया आपका 3d3। देन निकल 2 पॉजिटिव अभी हमने देखा था, ये होता है 3d8। तो अब आप इन इलेक्ट्रॉन को फिल करिए, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ n की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4। 7 के केस में अगर आप फिल करेंगे 1 2 3, सॉरी 4 नहीं, आपको 6, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन पे 4 5 6 एंड 7, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके हो जाएंगे 3। 3d के केस में भी आप देखेंगे 3d3 है आपका, तो 3d3 के केस में भी आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 3, n इज इक्वल टू 3। 8 वाले में आप देख चुके हैं आपके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, यानी कोबाल्ट निकल के लिए आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको Fe2 पॉजिटिव के केस में मिलते हैं, इसलिए हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू Fe2 पॉजिटिव के लिए रहेगी। नेक्स्ट, इफ एमाइन आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। देखिए मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि जो एमाइंस होती हैं इनकी बेसिक स्ट्रेंथ को 3 फैक्टर ऐसे हैं जो अफेक्ट करते हैं। वन बाय वन हम उन फैक्टर्स को देखते हैं और उनसे क्या रिजल्ट मिलता है इसकी बात करते हैं। बड़ा क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जो प्लस आई इफेक्ट है एल्काइल ग्रुप का, प्लस आई इफेक्ट, तो प्राइमरी एमीन से ज़्यादा एल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं सेकेंडरी एमीन पर, और सेकेंडरी एमीन से ज़्यादा अटैच होते हैं 3 डिग्री एमीन के ऊपर। तो अगर आप प्लस आई इफेक्ट को कंसिडर करते हैं तो जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आता है वो आता है 1 डिग्री से ज़्यादा 2 डिग्री और 2 डिग्री से ज़्यादा 3 डिग्री। सेकेंड हमारा होता है सोल्वेशन इफेक्ट, यानी कि आफ्टर प्रोटोनेशन जो आयन बनता है वो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना के स्टेबल हो रहा है। इस केस में अगर हम ऑर्डर देखेंगे तो ऑर्डर आएगा आपके पास 1 डिग्री सबसे ज़्यादा, उससे कम 2 डिग्री और सबसे कम 3 डिग्री। तीसरा फैक्टर आपका होता है स्टैरिक इफेक्ट, और अगर स्टैरिक इफेक्ट को कंसिडर करते हैं तो सबसे ज़्यादा स्टैरिक इफेक्ट किस में होता है, 3 डिग्री के केस में होता है, उससे कम 2 डिग्री और सबसे कम 1 डिग्री। तो ये ऑर्डर भी कहता है कि प्राइमरी अमीन सबसे ज़्यादा बेसिक होंगी, उससे कम सेकेंडरी और उससे कम होंगी 3 डिग्री। अब देखिए एक फैक्टर की अगर हम बताएं तो वो कहता है कि 3 डिग्री सबसे ज़्यादा और बाकी 2 फैक्टर कहते हैं 3 डिग्री सबसे कम। तो कंक्लूजन क्या निकलता है इससे, कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमीन से, जैसे ये आपका इसी तरह से सेकेंडरी अमीन में भी 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हों, टर्सी अमीन भी आपकी इसी तरह की हो, यानी कि मैथिल ग्रुप जहाँ एल्किल ग्रुप होता है वहाँ मैथाइल ग्रुप अगर लगा हुआ है, तो आपका ऑर्डर रहेगा 2 डिग्री सबसे ज़्यादा, उससे कम होगा 1 डिग्री, उससे कम होगा 3 डिग्री और इनसे भी कम होगा अमोनिया की बेसिक स्ट्रेंथ। लेकिन अगर ये इथाइल ग्रुप होता है यहाँ पर, अब बाकी जगह पर भी आप इथाइल ग्रुप मान करके चलें, तो आपका ऑर्डर होता है 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 1 डिग्री। यानी अगर ग्रुप छोटा है तो नंबर छोटा याद रखेंगे 213, और अगर ग्रुप बड़ा है तो आप बड़ा नंबर याद रखेंगे 231। सेकंड चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ऑर्डर जो आपको मिलते हैं ये एक्वस सॉल्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ, जबकि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, गैसियस फेज दिया गया है, और गैसियस फेज में जो ऑर्डर होता है 1 डिग्री से ज़्यादा 2 डिग्री और 2 डिग्री से ज़्यादा होता है 3 डिग्री। ये आपका गैसियस फेज के अंदर ऑर्डर रहेगा। तो आप अच्छे से इस ऑर्डर को ध्यान रखेंगे मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमीन्स के लिए, और इथाइल ग्रुप अगर अटैच है तो। और एक ही आपका ऑर्डर किस स्टेट के अंदर हो गया, गैसियस स्टेट के अंदर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। देखिए आप नेम रिएक्शन की अगर आपने वीडियो देखी होगी तो हमने कहा था कि ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है, यानी कि अल्फा कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। तो देखिए यहाँ ये कार्बन आपका अल्फा है और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ ये दोनों कार्बन ही अल्फा है और इनके ऊपर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये अल्फा है यहाँ हाइड्रोजन प्रेजेंट है। जबकि अगर आप बेंजेल्डिहाइड की बात करेंगे तो बेंजेल्डिहाइड में कार्बोनिल कार्बन के पास वाले कार्बन के ऊपर कोई भी हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है यहाँ पर, इसलिए ये जो आपका बेंजेल्डिहाइड है ये एल्डोल कंडेंसेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपको एक IUPAC नेम पूछा गया है, पहले मैं इसकी स्ट्रक्चर बना देता हूँ। देखिए आपकी स्ट्रक्चर ये है, देन
तो सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करते हैं, ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन है। उसके बाद आप नंबरिंग करते हैं, तो देखिए 1, 2 और 3। इसका मतलब पेरेंट नेम जो आएगा वो तो प्रोपेन आएगा। 2 नंबर के ऊपर, 1 नंबर पर आपका ब्रोमो ग्रुप है, तो ये हो गया 1 ब्रोमो, देन 2, 2 डाई मिथाइल एंड प्रोपेन। तो आप यहाँ से ऑप्शन देख लेंगे, 2 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कंसिडर द स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड द हाईएस्ट एक्साइटेशन एनर्जी। अब हाईएस्ट एक्साइटेशन एनर्जी का मीनिंग क्या है कि जब आपके डी ऑर्बिटल स्प्लिट होते हैं तो 2 सेट में स्प्लिट होते हैं। ऑक्टाहेड्रल की मैं बात कर रहा हूँ। लोअर एनर्जी वालों को हम कहते हैं T2G ऑर्बिटल्स, जो कि आपके DXY, DYZ और DZX होते हैं। और जो हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स होते हैं इनको बोला जाता है EZ, जो कि आपके DZ² और DX²-Y² होते हैं। एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब है कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ भेजना हो तो कहाँ पर एनर्जी ज़्यादा नीड होगी। तो देखिए, अगर आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वहाँ पर इस एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो अगर इन ऑप्शंस में देखें, वाटर एक वीक फील्ड लिगेंड है, क्लोराइड अगेन एक वीक फील्ड लिगेंड है, साइनाइड की अगर हम बात करते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इस केस में CFSE की वैल्यू ज़्यादा होती है और एक्साइटेशन एनर्जी की भी ज़्यादा नीड रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको केमिकल काइनेटिक्स से। क्वेश्चन दिया गया है कि एक रिएक्शन दी गई है जिसमें A आपका B में कन्वर्ट हो रहा है और ये कहा गया है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन डबल व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए इंक्रीजेज 4 टाइम। अरे इसका मतलब 4 टाइम जब आप कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं तो रेट जो है आपका क्या हो रहा है, सिर्फ डबल हो रहा है। तो जनरली आप रेट लो क्या देते हैं, रेट इज इक्वल टू होता है के कंसंट्रेशन ऑफ ए। अब रेट बदलेगी, आप कंसंट्रेशन को बदलते हैं। इसका मतलब एक तो सीधी सी बात हो गई कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ए की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। सेकंड, जो रेट कांस्टेंट है वो केवल टेम्परेचर से अफेक्ट होता है, ये कभी नहीं बदलता है। तो के की वैल्यू ना बदले, तो इसके लिए अगर आपने ये लिखा कि रेट को आपने डबल कर दिया, ये के ही रहना चाहिए। अब इसकी कंसंट्रेशन को आप 4 टाइम कर रहे हैं तो ये तो चेंज हो जाएगा कि आपका पॉसिबल ही नहीं है कि आपका आर जो है वो 2R आ जाए। तो अब आप थोड़ा सा अगर बेसिक मैथमेटिक्स लॉजिक लगाते हैं कि अगर मैं 4 को ऐसे लिख दूँ तो इसका मतलब 2 ही होगा। तो यानी कि जो आपका रिएक्टेंट ए है इसकी पावर कितनी है, हाफ है। और इसी पावर को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर विद रेस्पेक्ट टू ए जो आपकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो हाफ होगी। नेक्स्ट आपको एक कॉम्प्लेक्स दिया गया जिसका नाम आपसे पूछा गया है, कॉम्प्लेक्स आपको दिया गया है कोबाल्ट। हमने एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है नेम रिएक्शन पर, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। एंड देन Cl2, देखिए ये एक एम्बीडेंटेड लिगेंड है। दो तरह से ये मेटल के साथ बॉन्डिंग करता है, एक तो आप इसको ONO की फॉर्म में मिलेगा, एक आपको NO2 मिलेगा। अगर ये NO2 की फॉर्म में लिखा जाता है तो इसे बोला जाता है नाइट्रिटो N, और इस फॉर्म में अगर आपको मिले तो इसे बोला जाता है नाइट्रिटो O। ये आपके एमाइन हो गए तो इसका नाम हो जाएगा पेंटा एमाइन नाइट्रिटो N, देन कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड, एंड देन क्लोराइड। देखिए पेंटा एमाइन नाइट्रिटो O ये सही नहीं है, पेंटा अमाइन नाइट्रिटो N कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए सरासर यहाँ आप देखिए नाइट्रिटो लिखा गया है, यहाँ नाइट्रिटो लिखा गया है, O और N लगाए नहीं गए, तो ये दो ऑप्शन तो आपके वैसे ही कैंसिल हो गए। तीसरा ऑप्शन देखिए, क्योंकि आपको पता है एम्बीडेंटेड लिगेंड है, ONO आप लिखेंगे तो इसको बोलेंगे नाइट्रिटो O, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा क्योंकि आपको यहाँ तो NO2 लिखा गया है, तो अपने आप ऑप्शन निकल करके आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन कि विलियमसन सिंथेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग डाई मिथाइल ईथर इज एन, यानी किसका एग्जाम्पल है। देखिए ये भी हमने डिटेल में डिस्कशन किया था जब हमने नेम रिएक्शन पढ़ी थी। हमने ये कहा था कि जब भी आप किसी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करवाते हैं तो हो क्या रहा है, यहाँ पर सब्सटीट्यूशन हो रहा है और आपका बनेगा ईथर। अगर मैं इस एल्किल ग्रुप को डिफरेंट दिखाऊं, डैश लगा देता हूँ, तो ये आपका एक न्यूक्लियोफाइल है जो इस न्यूक्लियोफाइल को यहाँ से डिस्प्लेस कर रहा है। तो ये जो रिएक्शन है ये आपकी SN2 रिएक्शन है, यानी बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। इसीलिए मैंने कहा था कि यहाँ पर जो आपका एल्किल हैलाइड है ये टर्सरी नहीं होना चाहिए। हाँ, ये आपका टर्सरी हो सकता है, यानी एल्कोक्साइड आयन आपका टर्सरी हो सकता है, जबकि ये आपका टर्सरी नहीं होना चाहिए। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा SN2 रिएक्शन, ये SN2 रिएक्शन है। नेक्स्ट दिया गया है कि द केमिकल टेस्ट विच कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन इथाइल अमीन। अब इथाइल अमीन क्या है, आपकी एलिफेटिक अमीन है, और एनिलीन, एनिलीन आपको पता है एक एरोमेटिक अमीन है। तो हेलोफॉर्म टेस्ट, देखिए हेलोफॉर्म टेस्ट तो आपको पता है किसके लिए यूज होता है, ये मिथाइल कीटोन के लिए, एसिटिल्डिहाइड के लिए, या फिर ऐसे कोई कंपाउंड जैसे आपका सेकेंडरी अल्कोहल ये हो गया, ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है, तो इनके लिए दिया जाता है हेलोफॉर्म टेस्ट। टोलेंस एल्डिहाइड और कीटोन के लिए होता है। हिंसबर्ग तो प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्सरी अमीन के लिए हो सकता है। हमने डिस्टिंग्विश टेस्ट जितने भी आपके सिलेबस में है उनके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई है,
आप उस वीडियो से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका एक ऑप्शन बचता है एजो डाई टेस्ट। तो एजो डाई टेस्ट से आप एलिफेटिक एमीन और एरोमेटिक एमीन के बीच डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके दिए गए हैं असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस, जिसमें बोला गया है कि माल्टोज इज़ रिड्यूसिंग शुगर। बिल्कुल सही है, माल्टोज जो आपकी है वो एक रिड्यूसिंग शुगर होती है। माल्टोज इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 ग्लूकोज। बिल्कुल सही है, मगर सिंपल सी स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाऊँ तो ये जो आपका फर्स्ट कार्बन है एनोमेरिक कार्बन एटम अल्फा ग्लूकोज का, ये 4 नंबर कार्बन एटम जो दूसरी आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसके 4 नंबर कार्बन एटम के साथ अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज करता है। तो यहाँ पर जो 1 नंबर कार्बन यानी फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसलिए रिड्यूसिंग शुगर है। और C1 टू C4 बिल्कुल सही है। तो आपका यहाँ असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन यानी ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाता है यहाँ पर। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट देखिए, एसिटिनिलाइट इज लेस बेसिक देन एनिलीन। अब यहाँ अगर हम मैंने कल भी या प्रीवियस ईयर जो पेपर एक और हमने किया था वहाँ पर भी मैंने आपको समझाया था कि जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं वो एनिलीन के अंदर तो सिर्फ बेंजीन रिंग के लिए अवेलेबल होते हैं, जबकि ये आपके एनिलीन और ये नाइट्रोजन पर आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है। लेकिन जब हम एसाइलेशन कर देते हैं तो एसिटिनिलाइट बनता है, ये आपका नाइट्रोजन, ये एसाइल ग्रुप। अब ये रिंग के साथ साथ इस एसाइल ग्रुप के साथ भी पार्टिसिपेट करने लग जाए। और दूसरा ये आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप ही है, तो इस वजह से बेसिक स्ट्रेंथ की अगर हम बात करेंगे तो एनिलीन जो है वो ज़्यादा बेसिक होती है एज कम्पेयर टू एसिटिनिलाइट। तो एसिटिनिलाइट इज लेस बेसिक, बिल्कुल ये बात सही है। रीजन क्या दिया कि एसाइलेशन ऑफ एनिल रिजल्ट इन द डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द नाइट्रोजन, बिल्कुल सही है। यहाँ पर भी आपका ऑप्शन ही हो जाएगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट द रेट कॉन्स्टेंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, बिल्कुल सही है। आपको पता है ये डबल से ट्रिपल इंक्रीज हो जाता है जिसे हम एक कोफिशिएंट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ जब भी आप बोल्टजमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आप बनाते हैं तो कुछ इस तरह का होता है। और जब हायर टेम्परेचर पर बनाते हैं, ये मान लीजिए एक्टिवेशन एनर्जी है, तो यहाँ इतने मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन के अंदर, जिसकी वजह से प्रोडक्ट बनता है। लेकिन जब आप टेम्परेचर हाई करते हैं तो ग्राफ बिकम फ्लैटन, थोड़ा सा ग्राफ आपका फ्लैट हो जाता है। और अब देखिए आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करते हैं तो इतने मॉलिक्यूल और ज़्यादा ऐड हो गए जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या फिर उससे ज़्यादा एनर्जी है। यहाँ आपका फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है और ये आपका एनर्जी है। तो बिल्कुल सही है कि जो रेट कॉन्स्टेंट है वो इंक्रीज होता है टेम्परेचर इंक्रीज करने से, और रीजन इसका बिल्कुल सही रीजन आपका दिया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट है कॉपर टू आयोडाइड यानी CuI2। देखिए CuI2 में आयोडाइड जो होता है एक रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी कॉपर टू पॉजिटिव ऑक्सीडाइजिंग है, इसलिए आसानी से डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करता है और ये कन्वर्ट हो जाता है कि प्लस आयोडाइड में, और प्लस आयोडाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है आयोडीन के अंदर। इज नॉट नॉन, बिल्कुल सही है, ये नॉन नहीं है। और कॉपर टू हैज स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज आयोडाइड टू। देखिए तो आयोडाइड आयन जो है वो ऑक्सीडाइज होकर के आयोडीन में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी देखिए आपका असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। पार्ट डी को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, राइमर टिमान रिएक्शन। देखिए इस रिएक्शन को हम पहले भी कर चुके हैं। आपको पता है फिनोल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। यहाँ आपके 3 मोल NaOH काम आते हैं, और जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो बनता है अल्फा हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड, जिसे सैलिसिलेल्डिहाइड भी बोला जाता है। सेकंड, अगर आप यहाँ पर क्लोरोफॉर्म की जगह कार्बन टेट्राक्लोराइड आप लेते हैं तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट आपको मिलता है वो सैलिसिलिक एसिड बनता है, यानी ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो आप नॉर्मल इस तरह से इस रिएक्शन को लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोल्बे रिएक्शन। देखिए कोल्बे रिएक्शन अगेन फिनोल की रिएक्शन है, जहाँ पर हम सबसे पहले सोडियम फिनॉक्साइड को हीट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, जिससे सोडियम सोल्ट बनता है सैलिसिलिक एसिड का, जिसे सोडियम सैलिसिलेट कहा जाता है। क्योंकि इस रिएक्शन में आपको टेम्परेचर और हाई प्रेशर रखना होता है। देन आप इसे अगर एसिडिफाई करते हैं तो सैलिसिलिक एसिड बनता है, जिसे आप ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी कह सकते हैं। तो ये आपकी कोल्बे रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए बहुत शानदार रिएक्शन दी गई है ब्रोमीन के साथ हीट या फिर लाइट की प्रेजेंस में। क्योंकि यहाँ पर ये जो बेंजाइलिक कार्बन है इसका हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होता है, जिससे बेंजिल कार्बोकेटाइन बनता है विच इज़ मोर स्टेबल। तो यहाँ का इस कार्बन एटम का जो है हाइड्रोजन को आपको एब्स्ट्रैक्ट करेंगे और यहाँ आ जाएगा आपका ब्रोमीन।
ये आपकी इंटेक्स्ट प्रॉब्लम दी गई है बुक के अंदर। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए एम के यानी मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग आप एडिशन करवाएंगे एच का, यानी हाइड्रोजन को वहाँ जोड़ेंगे जहाँ हाइड्रोजन पहले से ज़्यादा है। तो देखिए ये अनसैचुरेटेड कार्बन एटम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम है, जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन एटम है ही नहीं। तो आपका सीधा सा प्रोडक्ट बन जाएगा, जहाँ आपका CH3 है वहाँ आयोडीन आ जाएगा और इस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर हाइड्रोजन आ जाएगा। नेक्स्ट अगेन इलेक्ट्रो केमिकल काइनेटिक्स से आपकी एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ली गई। क्या लिखा गया देखिए, द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ एन एसिड इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद ए रेट कॉन्स्टेंट, यानी के की वैल्यू आपको दी गई है विच इज 2.3 इंटू 10⁻³ सेकेंड। क्या कहा गया है, कैलकुलेट हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर 3/4 ऑफ द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ एसिड टू डिकम्पोज। अगर मैं ये सपोज करूं कि मान लीजिए जो आपका एसिड है उसकी इनिशियल जो आपने कंसंट्रेशन ली वो आपकी ए नोट है। अब अगर रिएक्शन को इस तरह से लिख दिया जाए कि भी आपका एसिड है, ये डिकम्पोज हो रहा है, कुछ भी P+Q बना रहा है, इनिशियल जो है वो है ए नोट। तो अगर ये 3/4 डिकम्पोज हो जाता है तो एट टाइम टी टाइम पर ये कितना बचेगा, ये बचेगा ए नोट बाई 4, क्योंकि 3/4 तो किस में कन्वर्ट हो चुका होगा, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो चुका होगा। तो इसलिए आपके पास इनिशियल कंसंट्रेशन यानी T=0 टाइम पर भी आपके पास कंसंट्रेशन है और T=3/4 इस टाइम को हम कह देते हैं, इसके ऊपर भी आपके पास कंसंट्रेशन है। अब आप फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं, मैं यहाँ समझा देता हूँ इसको। आपका फॉर्मूला है T=2.303 डिवाइडेड बाई K log ऑफ A/A-X, क्योंकि ये आपका A-X ही है, ये आपका A है। अब वैल्यूज़ को हम प्लेस कर देंगे, 2.303 डिवाइडेड बाई 2.3 इंटू 10⁻³ लोग, ये आपका इनिशियल कंसंट्रेशन ए नोट हो जाएगा और टी टाइम पर आपके पास ए नोट बाई 4 चला जाएगा आपका ऊपर, ए नोट से ए नोट कैंसिल हो जाएगा, log 4 की वैल्यू आपको दी गई है, देन आप इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे और आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, यानी 2.303 इंटू log 4 की वैल्यू दी गई है 0.6021 एंड देन डिवाइडेड बाय 2.3 इंटू 10⁻³ तो ये बहुत आसानी से कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका रिजल्ट आ जाएगा, जो रिजल्ट आएगा वो आपका आएगा सेकंड के अंदर। तो आप इसे फर्दर सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट है द एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। सिंपल आप इसको यूँ समझ सकते हैं, यहाँ दिया गया है कि एसिटाल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन एसीटोन टुवर्ड रिएक्शन विद HCl। देखिए जो भी एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। अब अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के चलें तो जो न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है वो कार्बोनिल कार्बन, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, उसके ऊपर ऐड किया जाता है। अगर उसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जितनी ज़्यादा होगी न्यूक्लियोफाइल उतना ही ईजिली वहाँ पर अटैक करेगा। देखिए ये आपका कार्बोनिल कार्बन होता है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, एज रिजल्ट कार्बन एक्वायर पॉजिटिव वेयर एज ऑक्सीजन एक्वायर नेगेटिव चार्ज ड्यूरिंग द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब अगर हम दो फैक्टर ऐसे हैं जो अफेक्ट करते हैं, अगर मैं फर्स्ट एल्डिहाइड की बात करूं जो यहाँ एग्जाम्पल में लिया गया है, तो इसका इफेक्ट होता है +I एल्काइल ग्रुप का, जो क्या करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन की तरफ सेंड करता है, जिससे इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कुछ कम हो जाती है। लेकिन अगर यही बात हम कीटोन के साथ यानी एसीटोन लेकर के देखें तो एसीटोन में दो एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं कार्बोनिल कार्बन से, जिनका +I इफेक्ट होता है। तो यहाँ तो ये कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को और ज़्यादा कम कर देंगे। तो देखिए +I इफेक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर कम है। सेकंड अगर हम देखें ये एक बल्कियर ग्रुप है, यहाँ दो बल्कियर ग्रुप है, तो न्यूक्लियोफाइल जो है इनकमिंग वो इस कार्बन तक अप्रोच जब करेगा तो इनकी वजह से हिंड्रेंस फील करेगा, जबकि यहाँ पर किसी भी तरह की हिंड्रेंस नहीं है तो ईजिली अटैक कर देगा। दैट्स वाई जो आपका एसिटाल्डिहाइड है, एथेनॉल है, वो प्रोपेनॉन के कंपैरिजन में एसीटोन के कंपेयर में ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो देखिए एल्डिहाइड जितने भी एल्डिहाइड हैं वो सब कीटोन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, और एल्डिहाइड में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव आपका मैथेनॉल होता है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह का
प्लस आई इफेक्ट नहीं है और ना ही किसी भी तरह की स्टेरिक हिंड्रेंस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कार्बोक्सिलिक एसिड आर हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एल्डिहाइड एंड कीटोन। देखिए एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर कार्बोनिल जो ग्रुप होता है वो पोलर नेचर का होता है, इसलिए यहां पर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन काम करता है, जिसकी वजह से एल्डिहाइड और कीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो नॉन पोलर जो हाइड्रोकार्बन है उनसे तो ज़्यादा होता है। लेकिन अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें विच आर एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करेंगे, अगर आप एल्कोहल्स की बात करते हैं तो ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से ज़्यादा होती है। इसलिए कार्बोनिल कंपाउंड से बॉइलिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड का आप लें, आप एल्कोहल का लें, ज़्यादा होता है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है राइट द रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद HI। देखिए रिएक्शन हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में भी देखी थी कि जब भी आप ग्लूकोज की रिएक्शन HI के साथ करवाते हैं जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, तो एन हेक्सेन आपको मिलता है, और एन हेक्सेन का बनना आपको ये शो करता है कि यहाँ पर स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। जब भी आप HI के साथ रिएक्शन करवाएंगे आपका एन हेक्सेन बनेगा, और एन हेक्सेन का बनना ये शो करता है कि यहाँ पर जो 6 के 6 कार्बन एटम है वो एक स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए हैं। सेकंड ब्रोमीन के साथ, देखिए ब्रोमीन वाटर आपको पता है एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो जब आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो जो एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, बाकी आपकी स्ट्रक्चर सेम रहेगी और आपको मिलता है ग्लूकोनिक एसिड। और ये रिएक्शन एल्डिहाइड ग्रुप की प्रेजेंस को शो करती है, आप ये भी ध्यान रखें। सेकंड, अगर आप ग्लूकोज की रिएक्शन में यहाँ पर एक और रिएक्शन बता देता हूँ, HNO3 के साथ करवाते हैं जो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो जो ये आपका प्राइमरी एल्कोहल ग्रुप है ये भी ऑक्सीडाइज हो जाता है यहाँ पर, और आपको प्रोडक्ट जो बनता है वो सैक्रिक एसिड मिलता है। इस तरह से जो प्राइमरी एल्कोहल है ग्रुप है वो भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और एल्डिहाइड जो है वो भी आपका ऑक्सीडाइज हो जाता है, और आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है आपको सैक्रिक एसिड। और ये जो रिएक्शन HNO3 के साथ है ये प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप की प्रेजेंस को इंडिकेट करती है। तो नेक्स्ट देखते हैं, ड्रॉ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर फॉर कॉम्प्लेक्स। देखिए ये जो प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स है आपको पता है ये एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, कंडीशन आपकी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म वाली बन रही है, तो आप यहाँ पर एक सिस फॉर्म क्रिएट कर देंगे जिसमें दोनों सिमिलर ग्रुप को आप 90 डिग्री के एंगल पर रखेंगे। और सेकंड ये आपका सिस फॉर्म, और दूसरा आप ट्रांसफॉर्म बना देंगे जहाँ पर सिमिलर ग्रुप को आप 180 डिग्री के एंगल पर रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, गिव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर D4 आयन वेयर जो स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू पेयरिंग एनर्जी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को पेयर होने के लिए एनर्जी कम चाहिए, जबकि हायर जो आपके ऑर्बिटल्स हैं वहाँ जाने के लिए आपको एनर्जी ज़्यादा चाहिए। तो देखिए जब भी आप स्प्लिटिंग क्रिएट करते हैं तो स्प्लिटिंग में आप कुछ इस तरह से बनाते हैं, और इनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है इसे आप डिनोट करते हैं डेल्टा से। अब अगर यहाँ पर केस क्या है, आपका केस है कि डेल्टा O इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, यानी इलेक्ट्रॉनों को पेयर होने के लिए एनर्जी कम चाहिए, और आपका आयन जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है D4 है, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन भी यहीं आएगा, सेकंड इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, थर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, और फोर्थ इलेक्ट्रॉन भी आपका यहाँ पर ही आएगा, क्योंकि उनको पेयर होने के लिए एनर्जी कम चाहिए जबकि ऊपर जाने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए। तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गया, ये आपके जो T2G ऑर्बिटल है T2G4 हो गया और EG 0 हो गया। तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, देखिए यहाँ दिया गया है आपको एक तो कंसंट्रेशन दी गई है 0.05 m, आपका NaOH का सॉल्यूशन है, और एक दिया गया आपको सेल कांस्टेंट जिसे हम G स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको दिया गया है 50 सेंटीमीटर इनवर्स। ये जो सेल कांस्टेंट है आपको पता है L/A होता है, और एक दिया गया है आपको रेजिस्टेंस जो आपको दिया गया है 4.5 इंटू 10⁻³ ओम। क्या क्या कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो इज इक्वल टू आपका होता है रेजिस्टेंस इनटू में सेल कांस्टेंट, दोनों ही वैल्यू आपको गिवन है, आर भी आपको गिवन है और सेल कांस्टेंट भी आपको गिवन है, तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेंगे। आर जो आपको दिया गया है वो दिया गया है 4.5 इंटू 10⁻³ ओम, इंटू सेल कांस्टेंट आपको दिया गया है 50 सेंटीमीटर इनवर्स। तो आप इसे सोल्व कर लेंगे फर्दर, ये आपका आंसर आ जाएगा
2.25 इंटू 2.25 इंटू 10 रेज पावर 5 ओम सेंटीमीटर इनवर्स। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कंडक्टिविटी यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस विच इज रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो बिल्कुल सिंपल निकल जाएगा आपका 1 डिवाइडेड बाई 2.25 इंटू 10 रेज पावर 5। आप इसे सॉल्व कर लेंगे फर्दर। ये आपका आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट 4.4 इंटू 10 रेज पावर -6 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। लास्ट आपसे पूछा गया है मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m इज इक्वल टू आपका होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन। तो आपको इसकी वैल्यू आपको पता है 4.4 इंटू 10 रेज पावर -6 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स और कंसंट्रेशन दी गई है आपको 0.05। देखिए मोल पर लीटर दिया गया, आप इसे मोल सेंटीमीटर इनवर्स भी समझ सकते हैं, मोल सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी मोल सेंटीमीटर क्यूब। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका रिजल्ट जो है वो आ जाएगा 8.8 इंटू 10 रेज पावर, ये 8.8 है, 8.8 इंटू 10 रेज पावर -5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया गया और इसी तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अच्छा, बीच में एक क्वेश्चन रह गया आपका, ये सी पार्ट रह गया, तो इस सी पार्ट को देखते हैं। यहाँ दिया गया है कि NiH2O6 2 पॉजिटिव, एक कॉम्प्लेक्स आपको दिया गया है NiCN4 2 नेगेटिव। क्या कहा गया है कि ये तो कंपाउंड जो है वो आपको ग्रीन कलर का है और ये जो कंपाउंड आपका है वो कलरलेस है। तो इसका रीजन आपसे पूछा गया है। देखिए दोनों ही कॉम्प्लेक्सेस के अंदर निकल जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पर भी आपका निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। एक अंतर तो ये है कि ये जो लिगेंड आपके हैं ये वीक फील्ड लिगेंड है और जो साइनाइड होता है वो आपका एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। सेकंड देखिए ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और ये आपका एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। तो सबसे पहले हम निकल 2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखें। देखिए निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 3d8 4s2। तो 4s2 निकल जाएंगे तो यहाँ बच जाएगा आपका 3d8, यानी कंडीशन है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका 4s 4p और ये 4d। अब अगर सबसे पहले कॉम्प्लेक्स की हम बात करें तो क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड है तो ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और आपका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2। क्योंकि पेयरिंग नहीं कर सकते इसलिए आपके पास फर्स्ट जो कॉम्प्लेक्स है उसमें बच जाते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं आपके कलर्ड। इसलिए NiH2O6 पॉजिटिव जो है उसका कलर ग्रीन होता है। जबकि अगर सेकंड केस में हम देखें तो क्योंकि यहाँ पर जो लिगेंड आपके प्रेजेंट हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को पेयर्ड कर देते हैं, तो आपके इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे और यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा आपका वो होगा DsP2, आपका 4s और ये आपका 4p। हाइब्रिडाइजेशन आपका हो जाता है DsP2। तो आप इस कॉम्प्लेक्स में देख सकते हैं सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस कंडीशन में है, पेयर्ड कंडीशन में, इसलिए आपका जो कॉम्प्लेक्स होगा वो कलरलेस होगा। ये देखिए 4s है, ये 4p है और ये 4d है। वीक फील्ड लिगेंड की वजह से इन्होंने जो कॉम्प्लेक्स बनाया है वो आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। इनर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पेयर नहीं हुए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए कलर्ड कंपाउंड है आपका। तो इस तरह से अगर कलर का रीजन कहीं भी पूछा जाए तो आप सीधा हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर आइए और देखिए उसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यहाँ एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता था कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये तो पैरामैग्नेटिक है, जबकि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये आपका क्या है, डायमैग्नेटिक है। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है इसलिए डायमैग्नेटिक है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसलिए ये आपका पैरामैग्नेटिक है। क्वेश्चन नंबर 24 आपको दिया गया है कि 4 ग्राम MgSO4, दैट मीन WB आपको गिवन है, मास ऑफ सोल्यूट 4 ग्राम और इसका मोलर मास भी आपको गिवन है 120 ग्राम पर मोल। सेकंड आपको दिया गया कि इसको डिजोल्व किया गया 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर, दैट मीन WA आपको दिया गया है 100 ग्राम और ये बोला गया है कि जो MgSO4 है ये कंप्लीटली डिसोसिएट होता है और कैलकुलेट करना है आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डेल्टा TB
इज इक्वल टू के बी इंटू में मोलैलिटी। ये जो डेटा आपको दिया गया है सफिशिएंट है मोलैलिटी कैलकुलेट करने के लिए। अब अगर हम MgSO4 की बात करें, जो कंप्लीट अगर डिसोसिएट अगर होता है तो आपको एक तो देगा Mg2 पॉजिटिव आयन प्लस देगा आपको सल्फेट आयन। यानी आफ्टर डिसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल 2 है, बिफोर डिसोसिएशन 1 है, तो आई की वैल्यू कितनी निकल जाती है, वॉन ऑफ फैक्टर जो है उसकी वैल्यू आ जाती है 2। तो आप क्योंकि जब एसोसिएशन और डिसोसिएशन की बात करी गई है तो हमें यहाँ पर आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल से, और सोल्यूट पार्टिकल एसोसिएशन के केस में या डिसोसिएशन के केस में डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पर आई की वैल्यू हमने प्लेस कर दी 2, इंटू में के बी की वैल्यू आपको गिवन है दैट इज 0.52, इंटू में मोलैलिटी अब आपको पता है क्या होता है WB डिवाइडेड बाई MB। इसका मतलब हो गया सोल्यूट के मोल मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय WA। ये आपका हो गया ग्राम के अंदर, हमने ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करके 100 किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया। तो ये आपका 2 इंटू में 0.52 इंटू WB आपको दिया गया 4 ग्राम डिवाइडेड बाय जिसका मोलर मास है 120 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 100। आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.346 केल्विन। अब कई बार ऐसे क्वेश्चन में आपसे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पूछ लिया जाता है। तो देखिए डेल्टा TB इज इक्वल टू आपको पता क्या होता है, डेल्टा TB इज इक्वल टू होता है TB माइनस TB नोट। TB आपका जो सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, और TB नोट जो है वो जो प्योर सॉल्वेंट आपका है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो ये वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, कितनी है 0.346। TB हमें अगर पूछे माइनस वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपका 373 केल्विन होता है, देन TB इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 373.346 केल्विन। तो आप इस तरह से भी फर्दर इसको सोल्व कर सकते हैं। अगर आपसे जो सॉल्यूशन हमने MgSO4 का बनाया है उसका अगर बॉइलिंग पॉइंट पूछे तो आप एक स्टेप आगे चले जाएंगे। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन आपका है कि द डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन, यानी अगर मैं क्लोरोबेंजीन यहाँ बनाऊँ, ये आपकी क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्सिल, यानी ये आपका साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड, यानी कि जो डाइपोल मोमेंट है आपका वो इसका ज़्यादा होता है। तो डेफिनेटली देखिए यहाँ पर अगर हम क्लोरीन और कार्बन की बात करें तो हेलोजन एटम एक sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, जबकि यहाँ बात करते हैं तो यहाँ एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है, जबकि यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है। सेकंड अगर हम बात करें यहाँ पर पार्शियली डबल बॉन्ड के करैक्टर भी आते हैं, इसलिए क्योंकि म्यू इज इक्वल टू क्या होता है A इंटू में D, डिस्टेंस और आपका चार्ज, इनका मल्टीपल क्या कहलाता है, ये आपका डाइपोल मोमेंट कहलाता है। तो डबल बॉन्ड के करैक्टर आने से D भी डिक्रीज हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होने की वजह से E भी कम होगा, तो इसलिए जो साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड जो है इसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होता है। नेक्स्ट एल्किल हैलाइड आर इमिसिबल इन वाटर। देखिए अगर मैं बात करूं एल्किल हैलाइड की तो बॉन्ड की नेचर तो पोलर होती है, इसलिए यहाँ पर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन काम करता है। सेकंड वाटर मॉलिक्यूल की अगर हम बात करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर ये इसमें डिसोल्व होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगा, ये अट्रैक्ट करेगा वाटर के नेगेटिव एंड को, और यहाँ से जो अट्रैक्शन बनेगा वो बनेगा पॉजिटिव एंड का वाटर के। तो जो एनर्जी यहाँ पर रिलीज होती है वो एनर्जी इन ऑलरेडी प्रेजेंट जो अट्रैक्शंस है उनको ओवरकम नहीं कर पाती है, क्योंकि एल्किल हैलाइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें ऑलरेडी डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है, वाटर मॉलिक्यूल के बीच में ऑलरेडी हाइड्रोजन बॉन्ड है। अगर ये इसमें डिसोल्व होगा तो क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन जो बॉन्ड है इसको पहले यहाँ पर इस जो एनर्जी है इसको ओवरकम करना पड़ेगा, और जो नया अट्रैक्शन क्रिएट हो रहा है उसमें इतनी एनर्जी रिलीज नहीं होती कि ऑलरेडी प्रेजेंट जो अट्रैक्शन है उसको ओवरकम कर सके, इसलिए एल्किल हैलाइड जो होते हैं वो इमिसिबल होते हैं वाटर के अंदर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया गया कि टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। अब टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड सबसे पहले आपको बनाना आना चाहिए। तो देखिए ये आपका टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड हो गया। एक आपको दिया गया एन ब्यूटिल यानी नॉर्मल ब्यूटिल, ये आपका नॉर्मल ब्यूटिल है CH3 CH2 CH2 CH2Br। क्या डिफरेंस है दोनों में, बोथ आर आइसोमेरिक एल्किल हैलाइड, ये ब्रांच्ड है, हाईली ब्रांच्ड है। कल की वीडियो में हमने देखा था कि अगर ब्रांचिंग इंक्रीज होती है तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा आपका डिक्रीज होता है। रीजन इसका क्योंकि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी वैसे वैसे सरफेस एरिया डिक्रीज होगा, सरफेस एरिया डिक्रीज होने से जो उनके बीच में वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहे हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे। तो यहाँ रीजन क्या रहेगा कि भी जो ब्रांचिंग बढ़ने से जो एल्किल पार्ट है उसका सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है, सरफेस एरिया डिक्रीज होने से वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाते हैं, एज ए रिजल्ट बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज हो जाता है जो ब्रांच्ड है उसका। नेक्स्ट
देखिए यहाँ पहली प्रॉब्लम आपको दी गई है कि ये आपका एक्चुअली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही है, ट्रीटेड विद एथेनिल। जब आप इसके साथ ट्रीट करते हैं तो क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देखिए ये आपका है MgBr, तो क्या होगा, आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं यहाँ पर, यहाँ जाएगा MgBr और यहाँ आपका जो एल्काइल ग्रुप है वो जुड़ जाता है। अगेन आपको करना है इसका हाइड्रोलाइसिस, तो जब हाइड्रोलाइसिस आप करवाएंगे तो आपको पता है अल्कोहल बनेगा, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो आपको अल्कोहल देते हैं। ये आपका बनेगा अल्कोहल, यहाँ पर ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जब आप कीटोन लेते हैं तो टर्सरी अल्कोहल बनता है, फॉर्मेल्डिहाइड या मेथेनिल लेते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल बनता है, अदर कोई भी एल्डिहाइड लेंगे तो आपका सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। नेक्स्ट, व्हेन फिनोल ट्रीटेड विद कंसंट्रेट, देखिए ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है फिनोल के केस में, क्योंकि जब आप डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो या तो 2 नाइट्रोफिनोल बनता है या फिर 4 नाइट्रोफिनोल बनता है, जिसमें मेजर प्रोडक्ट आपका 2 नाइट्रोफिनोल होता है, लेकिन यहाँ पर कंसंट्रेट के साथ करवाएगी ये रिएक्शन। तो देखिए जब आप फिनोल की रिएक्शन करवाते हैं कंसंट्रेट HNO3 प्लस H2SO4 के साथ, दोनों कंसंट्रेट, तो बनता है पिक्रिक एसिड। हालांकि यील्ड बहुत कम मिलती है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ये आपका पिक्रिक एसिड। अब यहाँ पर यील्ड जो आपको बहुत कम मिलती है, पूरी यील्ड मिलती है। अगर आपको ज़्यादा यील्ड गेन करनी है तो पहले आप इसका सल्फोनेशन करवा दीजिए, यानी कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा दीजिए, और जो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट बनेगा, जो 4 फिनोल सल्फ्यूरिक एसिड जो बनेगा, उसकी अगेन रिएक्शन आप कंसंट्रेट HNO3 के साथ जब करवाएंगे तो बनेगा तो पिक्रिक एसिड, बट यील्ड ज़्यादा मिलेगी आपको। तो क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि अगर पिक्रिक एसिड की ज़्यादा यील्ड आपको गेन करनी है तो क्या करेंगे, तो पहले सल्फोनेशन करवाएंगे एंड देन नाइट्रेशन करवाएंगे। नेक्स्ट देखिए, व्हेन एनिसोल इज ट्रीटेड विद एथिल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3, तो सबसे पहले ये आपका एनिसोल रिएक्शन करवानी है आपको CH3C डबल बॉन्ड O Cl के साथ, किसकी प्रेजेंस में, आपको प्रेजेंस दी गई है अनहाइड्रस AlCl3, तो इसका मतलब ये तो फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है, तो एसिल ग्रुप को आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। कहाँ पर करेंगे, आपको पता है ये जो OH-CH3 ग्रुप है ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो एक आप ऑर्थो पर लगाएंगे, एक आप लगाएंगे पैरा पर, यानी 2 प्रोडक्ट आप यहाँ पर बनाएंगे। जो आपका पैरा प्रोडक्ट है ये आपका मेजर होगा और ये आपका माइनर प्रोडक्ट बनेगा। अब बात आती है प्रोडक्ट का नाम क्या है, तो देखिए अगर इस प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ 1 2 3 4 पर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, मिथॉक्सी, तो ये हो गया 4 मिथॉक्सी एसिटोफिनोन, ये हो जाएगा आपका 2 मिथॉक्सी एसिटोफिनोन, ये आपका मेजर रहेगा, ध्यान रखें इस केस में 4 मिथॉक्सी एसिटोफिनोन, ये वाला आपका मेजर है। नेक्स्ट दिया गया है प्रोपेन टू ओल हीटेड विद कॉपर, तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ये आपका देखिए, हाँ प्रोपेन टू ओल हीटेड विद कॉपर, कॉपर के साथ आप इसको गर्म करते हैं तो किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा आपका सॉरी एसीटोन के अंदर। नेक्स्ट देखिए, देखिए यहाँ एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, प्राइमरी अल्कोहल अगर आपका होता और आप कॉपर के साथ हीट करते, सेम टेम्परेचर 573 केल्विन, तो यहाँ पर आपका एल्डिहाइड बनेगा, सेकेंडरी के केस में कीटोन बनेगा, बट अगर टर्सरी अल्कोहल है, अगर अल्कोहल आपका टर्सरी है तो ध्यान देना यहाँ पर एल्कीन बनेगी, क्या बनेगी, CH3 डबल बॉन्ड CH2, ध्यान देंगे इस बात का, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होगा और एल्कीन बनेगी। प्राइमरी अल्कोहल के केस में एल्डिहाइड, सेकेंडरी के केस में कीटोन, और टर्सरी अल्कोहल के केस में अगर आप कॉपर के साथ 573 केल्विन पर हीट करेंगे तो एल्कीन की फॉर्मेशन होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 27, 3 शानदार क्वेश्चन दिए हैं आपके। डायजोनियम सोल्ट ऑफ एरोमेटिक अमाइन आर स्टेबल, तो मैं दोनों की जिक्र कर देता हूँ, एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों की। देखिए एलिफेटिक अमीन जो होते हैं, अगर मैं डायजोनियम सोल्ट उनका बना भी दूँ तो आप इस तरह से इनको रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका X नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव। अगर ये डिसोसिएट होगा तो यहाँ से बनेगा एक तो आपका कार्बोकेटाइन प्लस नाइट्रोजन प्लस X नेगेटिव। देखिए यहाँ जो एलिफेटिक डायजोनियम सोल्ट है इसमें किसी भी तरह का रेजोनेंस नहीं है, इसलिए इनमें स्टेबिलिटी नहीं है। अगर ये डिकम्पोज होता है तो कार्बोकेटाइन बनता है विच इज मोर स्टेबल, लेकिन अगर यही चीज़ हम एरोमेटिक डायजोनियम सोल्ट के साथ बात करेंगे तो एरोमेटिक डायजोनियम सोल्ट के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो ओवर द रिंग आपका डिस्पर्स हो जाता है। आप इस तरह से इस पॉजिटिव चार्ज को पूरी रिंग के ऊपर डिस्पर्स होते हुए देखेंगे,
कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज, अगेन आपको पता है इसको आप आगे ले जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। सेकंड, अगर मैं ये कहूँ कि इसी तरह से अगर इसका डिकम्पोजिशन हो जाता तो डिकम्पोजिशन हो जाता तो एक फेनिल कार्बोकेटाइन बनता, और ये फेनिल कार्बोकेटाइन आपको पता है बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, इसलिए ये डिकम्पोज नहीं होता, इसका मतलब ये स्टेबल है। तो जो आपके एलिफेटिक जो डायजोनियम सोल्ट होते हैं वो तो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होते हैं, वो आसानी से डिकम्पोज होकर के कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं, जबकि एरोमेटिक जो डायजोनियम सोल्ट होते हैं वो चार्ज इनका डिस्पर्स हो जाता है ओवरऑल रिंग के ऊपर, दैट्स वाई दे आर मोर स्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। देखिए फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन लेने के लिए आपको अनहाइड्रस AlCl3 यानी किसी ना किसी लेविस एसिड की जरूरत पड़ती है, और वहां पर आप एनिलीन ले रहे हैं जो कि आपको पता है एक बेस है, ये आपका लेविस बेस है, तो ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, सोल्ट बना देते हैं। इसलिए जो एनिलीन है उसका वो फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन और फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइल रिएक्शन नहीं दे पाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया एनिलीन ऑन नाइट्रेशन गिव सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मेटा प्रोडक्ट। देखिए बहुत ही शानदार रिएक्शन है, मैं डिटेल में इस रिएक्शन को आपको समझा देता हूं। देखिए एनिलीन जो कि आपका लेविस बेस है, अगर कंडीशन एसिडिक हुई, क्योंकि आप HNO3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो कंडीशन एसिडिक हो गई, तो होता क्या है, इसका प्रोटोनेशन हो जाता है, जो एमिनो ग्रुप है इसका प्रोटोनेशन हो जाता है, और जैसे ही प्रोटोनेशन हुआ ये एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बन जाता है, और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप आपको पता है मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। इसलिए जब आप HNO3 के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो तीनों प्रोडक्ट बनते हैं, ऑर्थो ग्रुप पर भी आप NO2 लगाएं, देन पैरा पर भी लगाएं, देन मेटा पर भी, और यहां जो सबसे ज्यादा जो प्रोडक्ट आपको मिलता है वो मेटा प्रोडक्ट मिलता है यहां पर। बस यही आपका क्वेश्चन है, रीजन आपका ये ऊपर मैंने मेंशन कर दिया कि भाई जो लार्जर जो अमाउंट है आपकी एनिलीन की वो प्रोटोनेटेड हो जाती है, और जैसे ही प्रोटोनेटेड होती है तो ये NH3 पॉजिटिव ग्रुप बनता है जो कि डीएक्टिवेटिंग है, और किस तरह का डायरेक्टिंग है, मेटा डायरेक्टिंग है। तो यहाँ अगर मेटा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट की बात करते हैं तो लगभग लगभग 51% आपका मेटा प्रोडक्ट बनता है, जबकि ऑर्थो प्रोडक्ट केवल 2% के आसपास, और जो पैरा प्रोडक्ट है ये आपका करीबन 45% बनता है। तो बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखिए डायरेक्ट नाइट्रेशन करवाएंगे, एसिडिक कंडीशन होगी, सोल्ट प्रोटोनेशन हो जाएगा अमीनो ग्रुप का, जिसकी वजह से वो डीएक्टिवेटिंग हो जाएगा और वो मेटा डायरेक्टिंग की तरह बिहेव करता है, इसलिए मेटा प्रोडक्ट आपको मेजर अमाउंट के तौर पर मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज टेक प्लेस बाय द, देखिए एक्सेस में लिया गया। मैं एक चीज बता देता हूं, जब भी रिएक्शन में किसी एक को एक्सेस में ले दिया जाए इसका मतलब इसका कंसंट्रेशन में कोई लार्ज चेंज नहीं आ रहा है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन इस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो रेट लो अगर आपको देना है तो रेट क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू के ओनली एंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ C12H22O11, बस वाटर को यहां पर नहीं लेना है। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या है, बिल्कुल मॉलिक्यूलरिटी दो है, मॉलिक्यूल तो दो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। व्हाट डू यू, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या रहेगी, ऑर्डर क्या है यहाँ पर, पावर 1 है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपकी 1 रहेगी। व्हाट डू यू कॉल सच टाइप ऑफ रिएक्शन, इन्हें कहते हैं सूडो यूनिमॉलिकुलर रिएक्शंस। ये सूडो ऑर्डर रिएक्शन है, यानी आपको दिखता कुछ है बट एक्चुअली काइनेटिक्स कुछ और होती है, तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, सूडो ऑर्डर रिएक्शन। तो इसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के ऊपर, सूडो ऑर्डर रिएक्शन की भी आप वहाँ से और ज़्यादा डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो ये एक हमारा CBSE का पेपर था जिसको लेकर के हमने लगभग हमारे बुक के सारे चैप्टर का रिविजन कर लिया। इस तरह की वीडियोज़ मैं कोशिश करूंगा, आपका 15 तारीख को एग्जाम है तो 1 या 2 पेपर और सॉल्यूशन में उनका आपको प्रोवाइड करूं ताकि आप अपना पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।